होती है, किंतु थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है और यह प्रोटीन संश्लेषण निर्माण में सहायक है। यह 3 प्रकार का होता है। एक आप देखेंगे mRNA, दूसरा tRNA और तीसरा स्मॉल RNA, राइट। तो सबसे पहले समझना है हम लोग को मैसेंजर जिसको बोलते हैं आरएनए को, राइट। ये एमिनो एसिड आवश्यक की पहचान करता है तथा उन्हें क्रम में सजाता है। और ट्रांसफर आरएनए जिसको स्मॉल tRNA बोलते हैं, यह एमिनो एसिड का परिवहन कर राइबोसोम तक लाता है। देखिए स्मॉल tRNA का जो फंक्शन होता है, यह एमिनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ तक, राइबोसोम तक लाने का काम करता है। मतलब राइबोसोम तक किसको, इसका काम जो होता है एमिनो एसिड को यहाँ तक लाने में ये सहायक होता है, ठीक है। और तीसरा है कि स्मॉल आर कैपिटल आर एन ए, इसका यह प्रोटीन निर्माण करता है। इसका जो काम होता है किसमें, तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन निर्माण में ये सहायक होता है, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, और आपका नेक्स्ट इसमें क्या मेंशन करें, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन की बात आती है कि जब आप कोशिका को विभाजित करते हैं तो किस किस फॉर्म में होगा, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। तो देखिए कि एक कोशिका का टूट कर 2 या 2 से अधिक भागों में क्या है, इस कोशिका निर्माण कहलाता है, कर देना वो कोशिका निर्माण कहलाता है। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसको आप क्या बोलते हैं, मदर सेल बोलते हैं, क्योंकि उसी में से वो टूट कर सारा बना हुआ होता है। इस कारण ताकि जिस कोशिका का विभाजन होता है उससे मदर सेल कहते हैं, तथा विभाजन के बाद बनने वाली नई कोशिका को डॉटर सेल कहते हैं, क्योंकि वहां से जन्म लिया इसलिए उसका डॉटर सेल के रूप में उसको जानते हैं। जंतुओं में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम करता है। कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। पादपों में कोशिका विभाजन सेल प्लेट करता है। कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होगा। कौन कौन, एक आपका होगा असूत्री विभाजन जिसको मेट्रिसिस बोलते हैं, दूसरा होगा समसूत्री विभाजन जिसको आप मिटोसिस बोलेंगे, और तीसरा होगा अर्धसूत्री विभाजन जिसको आप मीसोसिस या मियोसिस बोलते हैं। तो सबसे पहले आता है असूत्री विभाजन, क्या है, जिसको एमिटोसिस बोलते हैं। का यह विभाजन जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्मजीव तथा प्रोकैरियोटिक में होता है। देखिए शुरू में आपको करके बताए थे प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, तो ये बता रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक के पार्ट में जाकर इवेंट होता है। इस प्रकार के विभाजन में मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है और उसके आगे चलकर वह बीच में धंसा जाता है और 2 भागों में विभाजित हो जाता है। दूसरा देखेंगे समसूत्री विभाजन, मिटोसिस क्या कहते हैं। इसमें कहा कि यह विभाजन कोशिका कायिक विभाजन सेल में होता है। जनन कोशिका एवं स्पर्म को छोड़कर पूरा शरीर कायिक कोशिका का बना होता है। इसमें एक मदर सेल टूटकर 2 डॉटर सेल का निर्माण करती है। दोनों ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम समान संख्या में रहते हैं, अतः इसे समसूत्री विभाजन करते हैं। देखिए दोनों जब भी टूटेगा ना तो समान इक्वल मतलब सेल के रूप में लेकर टूटेगा, इसीलिए समसूत्री बोलते हैं। कोशिका में होने वाले निरंतर टूट फूट की भरपाई समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कोशिका विभाजन के समय उसकी भरपाई कैसे होता है, तो मिटोसिस के कारण होता है, समसूत्री विभाजन के कारण होता है, ठीक है। दूसरा आएगा छिपकली तथा चूहा का पूंछ समसूत्री विभाजन द्वारा दोबारा निकल जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, किसके कारण निकलता है, समसूत्री विभाजन के कारण। किस किस का, छिपकली और चूहा का पूंछ, ये इम्पोर्टेंट रहेगा लाइन। तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन, क्या है, देखिए क्या कि यह विभाजन केवल जनन कोशिका स्पर्म ओवम में होता है। इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या घटकर आधी हो जाती है,
क्या हो जाती है, इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या घटकर आधी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए आप सेंट्रोसोम की बात करते हैं। किसकी? सेंट्रोसोम की बात करते हैं। देखिए कहा कि सेंट्रोसोम में होने वाली अनियमितता को सेंट्रोसोम कहते हैं और इसके कारण शरीर में असामान्य लक्षण उभर जाते हैं सेंट्रोसोम के कारण। ठीक है, इसके कुछ दिए जा रहे हैं पॉइंट्स। पहला कहा कि टर्नर सिंड्रोम क्या है। कहा कि इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या 45 हो जाती है। यह केवल स्त्रियों में पाया जाता है। यह केवल किस में पाया जाएगा? स्त्रियों में पाया जाता है। और इसमें स्त्रियों का शरीर अविकसित होता है तथा उनमें बांझपन देखा जाता है। याद रखिए, ये बांझपन होने का रीजन क्या है? टर्नर सिंड्रोम का है। और किस में पाया जाता है? लेडी में पाया जाता है। दूसरा है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में क्या है? इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी? 47 हो जाती है। यह केवल पुरुषों में पाया जाता है और इसमें पुरुष नपुंसक हो जाते हैं। जनरली आपको बताया गया है कि जो क्रोमोसोम्स की संख्या जो है किसकी? पुरुष की कितना है? 46 है। अब वो बढ़कर 47 हो गया, तो जैसे ही क्रोमोसोम्स बढ़ा अब वो क्या हो गया? नपुंसक हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं डाउन सिंड्रोम क्या है। देखिए इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या 47 हो जाती है। यह मेल तथा फीमेल दोनों को हो सकता है। इसमें शरीर बेडौल हो जाता है, जीभ तथा होठ मोटा हो जाता है, मनुष्य मंद बुद्धि का हो जाता है और ऐसे व्यक्ति को मंगोलाइड कहते हैं। देखिए इसके कुछ सिम्टम्स दिए गए हैं। क्या क्या सिम्टम्स? एक बार ध्यान से सुनेंगे। क्या कहा कि डाउन सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या 47 हो जाती है और यह स्त्री या पुरुष दोनों में कोई भी हो सकता है। यह मेल तथा फीमेल दोनों को हो सकता है। इसमें शरीर बेडौल हो जाता है, मतलब एक सुडौल एक बेडौल। बेडौल होने का मतलब कि भद्दा टाइप का हो जाना। ठीक है, हो जाता है। जीभ तथा ओठ मोटा हो जाता है, मनुष्य मंद बुद्धि का हो जाता है और ऐसे व्यक्ति को मंगोलाइड कहते हैं। क्या बोलेंगे? ऐसे व्यक्ति को आप मंगोलाइड कहते हैं। इसके बाद बताया कि पटाउन सिंड्रोम क्या है। देखिए इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या 47 हो जाते हैं और यह मेल एंड फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें व्यक्ति मंदबुद्धि का होता है और उसके ऊपर का ओठ कटा होता है। राइट, ऊपर वाले ओठ की बात कर रहा है। वायरस क्या है? विषाणु कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। ये भी याद रखें, एक वायरस एक्सेप्शन के फॉर्म में चलता है। ये कोशिका, आप जो थ्योरी है ये जरूरी नहीं है कि उसको ये करे, फॉलो करे। राइट, तो ये थोड़ा सा आप देखेंगे कि उसको ये इग्नोर करके चलता है। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप बात। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि आप टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक जितना हम लोग टॉपिक पे जो चर्चा किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप सेल के बारे में स्टडी किए हैं। ठीक है, अब जो करने जा रहे हैं, अब आप ये एक नए टॉपिक के रूप में आया आपका ऊतक, टिश्यू। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसका जो फॉर्मेशन होता है सेल के कम्बिनेशन से ही होता है। राइट, जैसे एक समराइज आपको बता देते हैं पूरे बॉडी कंस्ट्रक्ट कैसा होता है कि जब सेल आपस में मिलता है तो टिश्यू का निर्माण करता है। ठीक है, और टिश्यू जब आपस में मिलता है तो किसका? एक ऑर्गन का निर्माण करेगा और जब ऑर्गन मिलेगा तो ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करेगा। तो इस तरह देखते हैं कि एक एक पार्ट जुड़कर टोटली हमारे बॉडी का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, मतलब बनता है। जितने लिविंग थिंग्स हैं इस अनुरूप उनका कंस्ट्रक्ट होता है। तो आइए अब हम देखेंगे कि इसके बारे में स्टडी करते हैं, सेल के बारे में, कोशिका ऊतक। क्या कि समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। राइट, ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए कोशिका का स्टडी क्या बताएं? साइटोलॉजी। अब यहाँ समझना है आपको ऊतक के बारे में कहा जा रहा है कि ऊतक का जो स्टडी आप करेंगे उसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। आपका हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतक का जो स्टडी करेंगे उसको क्या बोलेंगे आप? हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है,
और हिस्टोलॉजी के जो जनक हैं वो कौन है? माल गीली है। हिस्टोलॉजी के फादर किसको मीनिंग है? तो माल गीली को कहा जाता है। और सबसे पहले उत्तक का विकास किसने? तो बताएंगे कि सिलिट्रेटस संघ के जीव, जिसको हाइड्रो जेलीफिश में हुआ था। और उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। देखिए अब 4 टाइप्स में अब जा रहा है आपके टिश्यू को डिवाइडेड करने। पहला आप देखेंगे संयोजी, दूसरा है आपका तंत्रिका, तीसरा है पेशीय और चौथा है आपका उपकला, या क्या इसको बोलते हैं? एडिपोज भी बोला जाता है। राइट, एक बार फिर से समझेंगे टिश्यू को 4 पार्ट में कैटेगराइज कौन कौन से किया गया है। देखिए ये सब हिंदी जो लिखता है ना शुद्ध लिखता है, उस समय इंग्लिश तो समझना थोड़ा आसान है। किसके रिस्पेक्ट में? आप देखें हिंदी के रिस्पेक्ट में। पहला पॉइंट इसको किया क्या कि संयोजी, दूसरा है तंत्रिका, तीसरा है पेशीय और चौथा है आपका उपकला। तो एक टिश्यू को मतलब मेनली 4 पार्ट में आप देखें कि इसको कैटेगराइज किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे कि संयोजी ऊतक क्या है। ठीक है, देखिए संयोजी ऊतक क्या है। कहा कि ये शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। संयोजी का मतलब ये होता है कि उसको एडजॉइंट करना। ठीक है, जैसे अस्थि हुआ, उसके बाद क्या कहा कि रक्त हुआ, लसिका हुआ, एटीसी, ये सारे आप एग्जाम्पल होंगे किसके? संयोजी ऊतक के। नेक्स्ट क्या है कि एडिपोज ऊतक क्या है? वसा संग्रहण, ऊतकों के बीच के स्थान को क्या करता है? भरता है। यस, बुढ़ापे में वसा को की कमी के कारण चेहरे में झुर्रियां आ जाती हैं। राइट, तंत्रिका ऊतक जिसको आप नर्वस टिश्यू बोलते हैं, इसका फंक्शन क्या है? इसका मस्तिष्क बना होता है और यह सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। क्या करती है? सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे पेशीय ऊतक क्या है। तो इसमें बताया गया है कि इसकी मांसपेशियां बनी होती है, यह शरीर की रक्षा करता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे उपकला ऊतक जिसको इंथुलिन टिश्यू बोल रहे हैं। इससे त्वचा बना होता है, शरीर तथा आंतरिक अंगों की बाहरी परत है। मतलब शरीर का आंतरिक और बाहरी दोनों आपका जो बना हुआ है ये उपकला ऊतक से ही बना हुआ। इसके बाद आता है स्केलेटल, कंकाल तंत्र जिसको बोलते हैं। राइट, देखिए कंकाल हमें सीधा खड़ा रखता है, अतः स्थिरता प्रदान करता है। कंकाल की मदद से जीव जंतु आसानी से गति करते हैं। कंकाल 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य कंकाल होता है, एक आंतरिक कंकाल होता है। तो जो बाह्य कंकाल है पहले उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं इसके बारे में। कहा कि यह शरीर के बाहर पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? शरीर के बाहर पाया जाता है तथा अत्यधिक कठोर होता है। यह शरीर को रक्षा प्रदान करता है। कौन? आपका जो कंकाल है, कौन? बाह्य कंकाल। ठीक है, एग्जाम्पल केकड़ा, तेलचट्टा, मकड़ी, टिंडू, घोंघा, चिट्टी, चूटा, मधुमक्खी, बिच्छू, सीप, शंख, कीट। देखिए सारे चीज में बाह्य कंकाल का एग्जाम्पल है और इनके एक आवरण के रूप में इनको ये रक्षा करने का काम करते रहते हैं। ठीक, सिमिलरली उसी तरह आंतरिक कंकाल हमारे भी बॉडी में पाया जाता है। क्या कर रहा है? यह शरीर के अंदर पाया जाता है। कौन? आंतरिक कंकाल। एग्जाम्पल में मानव, बकरी, गाय, कुत्ता, इटीसी। इन सारे जीवों का जो कंकाल होता है वो आंतरिक होता है, इंटरनल होता है स्केलेटल सिस्टम। जबकि आप केकड़ा देखें, कछुआ देखें, ठीक है, तिलचट्टा देखें, इस चींटी देखिए, इस सभी में एक्सटर्नल मतलब ये होता है कंकाल स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में किस में आंतरिक कंकाल पाया जाएगा। अगर आंतरिक में एग्जाम्पल में गाय, घोड़ा, बकरी, टीसी ये सब रहे मानो तो ठीक है, यांत्रिक के लिए सही है। लेकिन बाह्य कंकाल के लिए आपका उसमें क्या आ जाएगा? चींटी होगा, केकड़ा हो जाएगा, कछुआ हो जाएगा, ईटीसी। इन सारे चीज़ों में
एक्सटर्नल स्केलेटल सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका, अब नेक्स्ट देख लेंगे थोड़ा सा उपास्थि, जिसको आप कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक है, देखिए उपास्थि कार्टिलेज का काम किया, कहा कि यह मुलायम होता है क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम सफ़ेद CaPO4 का होल ट्वाइस, राइट, इसको कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में जानते हैं आप, पाया जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट का हम लोग क्या मोलिकुलर फॉर्मूला लिखते हैं? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यस, ये सिर्फ कार्बोनेट, हम बाइकार्बोनेट की बात कर रहे हैं, CaCO3 होता है। ठीक है, तो इसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं पाया जाता है। और क्या लिख रहा है कि नाक, कान तथा सभी बड़ी हड्डियों के सिरे पर कार्टिलेज पाया जाता है। यस, हमारे शरीर का सबसे सॉफ्ट पार्ट क्या है? आपका कान, बाहरी कार्टिलेज। यस, ये बहुत जैसे मोड़ना चाहें इसको मोड़ सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद है अस्थि की बात करते हैं, आप बोन की बात करते हैं। देखिए, यह कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों होता है। देखिए, जिससे में कैल्शियम कार्बोनेट आ गया, स्वाभाविक हार्ड होना ही है। इसमें तो दोनों आपको मेंशन करा है, कैल्शियम सल्फेट भी आ रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट भी आ रहा है, तो दोनों के कम्बिनेशन के कारण ये जो बोन होगा ये हार्ड कन्वर्टेड होने लगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि अस्थियों में लगभग कितना 60% आपका कैल्शियम रहता है और फॉस्फेट पाया जाता है इसमें। ठीक है, अस्थियों में क्या मेंशन करा है कि ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। क्या? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, जबकि कार्टिलेज में कैंडिन प्रोटीन पाया जाता है। और आप देखिए कि अस्थियों में अधिकतम घनत्व कितना होता है? 30 वर्ष की आयु में आता है। जन्म लेने वाले शिशु लगभग 300 अस्थि, उसमें पूछता है कि कार्टिलेज उसमें टोटली कितना होते हैं? अप्रॉक्स 300 माना जाता है। ठीक है, और बाद में जब वही वयस्क अवस्था में होता है तो कितना घट के रह जाता है? 206 रहता है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसमें बस्ती की संख्या कितनी होती है? 300। लेकिन बाद में जब वो वयस्क के रूप में धारण करने वाला होता है तो घटकर कितना हो जाता है? 206 हो जाता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखिए क्या कि अस्थि प्लस अस्थि तो क्या बनाया? लिगामेंट बनाया। मांस प्लस अस्थि तो क्या बना दिया? टेंडम बना दिया। और मांस प्लस मांस तो क्या बना दिया? सेल एक्सर्ट बना दिया। कंकाल तंत्र को 2 भागों में बांटा गया। तो कौन कौन? एक आपका उपयोगी, एक अक्षीय होता है, याद रखिए 2 पार्ट है इसका, एक उपांगी है और दूसरा क्या? अक्षीय है। तो ये सब तो कुछ इम्पोर्टेंट आपका क्या था, इससे रिलेटेड जो था बताया गया। अब है कंकाल तंत्र, कुछ इसमें इम्पोर्टेंट बातें आएंगी, ये ध्यान से समझना है। जैसे मैं कहा, कंकाल शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है, सही बात है। जंतु को चलने फिरने में सहायता करता है, ये भी सही है। अब समझना है कि बाह्य कंकाल 1 है, आंतरिक कंकाल 2। अब 2 चीज में इसको बांटा गया। पहला ऑप्शन कहा कि हाथ में कितना होगा ये, तो जानते हैं 30 × 2 60 टोटली, मैंने दोनों हाथ के लिए काउंट किया। उसके बाद कहा कि ह्यूमरस कितना होता है? 1 होता है। रेडियस कितना होता है? 1। अल्ना कितना है? 1। कार्पेल, जिसको कलाई बोलते हैं, वो कितना टोटल उसमें? 8 है। ये सब पूछ सकता है कि उपास्थि की संख्या कितनी है, इसलिए। मेटाकार्पेल हथेली में कितना पाया जाता है? 5। उसके बाद क्या लिख रहा है? फ्लेनेंज, इसमें कितना पाया जाता है? 14। मतलब अब तक आप देखेंगे टोटली तो कितना है? 30 × 2 60 टोटल इसमें पाया जा रहा है। दूसरा बी, अब ये सब तो था आपका हाथ से रिलेटेड ऊपरली पार्ट में। अब निचली पार्ट में आते हैं। देखिए, पैर में कितना हो जाएगा? 30 × 2 60, इसमें भी पाया जाएगा। और फीमर कितना होता है? 1 होगा। पटेला कितना होगा? 1 होगा। टिबिया कितना होगा? 1 होगा। टार्सल, टखना, यहाँ पे जो पाया जाता है घुटने के नजदीक, वो 7 होता है उसमें। मेटाटार्सल कितना होता है? 5 होता है। और फ्लेंज अंगुली, उसमें कितना होता है? 14 होता है। मतलब टोटल इसमें भी 30 × 2 60,
तो ऊपर नीचे दोनों 60-60 आपने इसमें मेंशन देखा, ठीक है। इसके बाद कहा कि पॉलिक, जिसको श्रेणी मंजिला बोलते हैं, ये कितना पाया जाता है, इसमें 2 होता है। कैल्विक, जिसको हंसली बोलते हैं, यहाँ वाले पार्ट को हंसली बोलते हैं, तो कितना, ये 2 होता है। एस्किम्पुला, जिसको अंश मेखना बोलते हैं, इसमें भी ये 2 ही होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अब आप समझेंगे अक्षीय, एक्सियल क्या है। देखिए इसमें कहा कि ये शरीर के बीचों बीच में होती है। कहाँ पे पाया जाता है, शरीर के बीचों बीच पार्ट में पाया जाता है, और यह शरीर के अंदर कोमल अंगों की रक्षा करता है। अक्षीय की कुल संख्या कितना है, 80 होता है, राइट। नेक्स्ट कहा केसरुक दंड या मेरुदंड इसको बोलते हैं, अप्रॉक्स 26 है शुरू में, और लास्ट में कितना होता है, 33 रहता है, ठीक है। रिब्स, पसली, जिसको इसमें कितना पाया जाता है, 24। और स्टमन 1 रिब्स को आपस में जोड़ती है। हेड, सिर में कितना पाया जाता है, 29। अब ये सारे तो अपने इसमें मेंशन कर लिया। अब आइए अब समझ लेते हैं थोड़ा कि हड्डियों के बारे में विविध तत्व क्या क्या है। देखिए गर्दन में हड्डियों की संख्या कितना है, 7 होती है। कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 6, राइट। और इसके बाद देखेंगे कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है, स्टेप्स। ये पूछा गया क्वेश्चन है आपके बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है, स्टेप्स है, जिसको मध्य कान बोलते हैं। और सबसे कमजोर हड्डी कैल्विक, कॉलर या हंसली होती है, ये बहुत आसानी से टूट जाती है, ठीक है। और सबसे मजबूत हड्डी क्या है, जबड़े की हड्डी, जिसको आप क्या बोलते हैं, डेंट्री बोलते हैं। और सबसे चमकीली हड्डी क्या है, टिबिया होती है, और जिसको डेंट्री बोलते हैं, नहीं टिबिया ही होती है सिर्फ। पैर की हड्डी खोखली होती है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप चाहें तो अगर चिकन वगैरह खाते हो तो वहाँ भी देख सकते हैं, या मटन की भी जो गोड़ी होती है वहाँ भी आप एग्जांपल्स के रूप में देख सकते हैं। पटेला, जिसको सिमाइड बोन का बना होता है, वो भी आप देख सकते हैं। जब हम बैठते हैं तो ईसीएम नामक हड्डी पर जोड़ पड़ता है, जो पोल्विक का एक भाग है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आप नेक्स्ट, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या कहता है कि कहा कि जहाँ मांसपेशियां तथा अस्थियां मिलती है उससे आप क्या बोलते हैं, टेंडन कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको, टेंडन कहते हैं। अब ये एमबीटी या टीएमबी जो हो इसमें आ गए। नेक्स्ट क्या कि जहाँ अस्थि दूसरे अस्थि से मिलती है उससे लिगामेंट कहते हैं, एलबीबी या बीबीएल कहते हैं। अस्थियों की जोड़ के पास साइनोवियल नामक द्रव पाया जाता है, और जो हड्डियों को मुड़ने में मदद करता है। और इसी द्रव की कमी से गठिया नामक रोग हो जाता है। खोपड़ी में पीछे की ओर एक खाली खोखला जगह होता है, जिससे आप फोर्मिन मैग्नम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद कहा कि अस्थि कोशिका, बोन सेल क्या है, कि अस्थि कोशिका 3 प्रकार की होती है। पहला ऑस्टोक्लास्ट, यह खराब अस्थि कोशिकाओं को खाकर खत्म करता है, अतः इसे बोन ईटिंग सेल भी कहते हैं। दूसरा ऑस्टोब्लास्ट, इसका काम क्या है, कहा कि यह अस्थि का निर्माण करता है, अतः इसे बोन फॉर्मिंग सेल भी कहते हैं। और तीसरा क्या है, ऑस्टोसाइट, यह अस्थियों को परिपक्व बनाता है, अतः इसे मैच्योर्ड सेल भी कहते हैं। और एक होता है अस्थि मंजा, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारा पूछते रहता है। कहा कि अस्थियों के बीच जो जालीनुमा आकृति को अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। संधि और कंकाल का वह स्थान है जहाँ अस्थियों मिलाकर हिल डुल सकते हैं, संधि कहलाता है। संधि वाले स्थान पर एक गुहा खाली जगह पाया जाता है, जिससे आप साइनोवियल गुहा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए कि अब ज्वाइंट्स की बात करते हैं।
जैसे हमारे बॉडी में इससे रिलेटेड हमेशा एक क्वेश्चन पूछते रहता है, मूवेबल पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे जो है, हर तरह के ज्वाइंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। देखिए ज्वाइंट दो तरीके का, एक चल एक अचल। तो चल ज्वाइंट उसको कहते हैं जो मूव कर सके, वन प्लेस टू अनदर प्लेस आप मूव कर सकते हो, वो क्या है, मूवेबल ज्वाइंट्स के रूप में आता है। और अचल उसको कहते हैं जो कांस्टेंट हो, जहाँ पे वो है वो फिक्स रहे, उसमें कोई ये आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ऊपरी जबड़ा ये फिक्स है, ये ऊपर नीचे नहीं होता है, ये निचली जबड़ा ऊपर नीचे होता है। तो मूवेबल ज्वाइंट्स के रूप में ये वाला जबड़ा है, और ऊपरी ये जो जबड़ा देख रहे हैं ये कांस्टेंट होता है, ये फिक्स होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किसकी, ज्वाइंट्स, ये तो बता ही रहे हैं आपको, मूवेबल ज्वाइंट्स की बात करते हैं, जिसको आप अचल संधि के रूप में जानते हैं। कहा कि इस संधि को फिक्स्ड फैब्रियस या रिश्तेदार सीधा संधि भी कहते हैं। यह थोड़ा भी गति नहीं करता, यह खोपड़ी तथा दांत में पाया जाता है, राइट। दूसरा देखिएगा स्लाइटली मूवेबल अपूर्ण संधि जिसको बोलते हैं आप। यह संधि जहाँ पाई जाती है वहाँ थोड़ा मोड़ा गति देखने को मिलता है, जैसे पसली रिब्स जिसको बोलते हैं आप, या किसरुक दंड जिसको बैकबोन बोलते हैं आप, राइट। मुंह ऊपर नीचे करते हैं तो थोड़ा होता है। तीसरा होता है फ्रीली मूवेबल जिसको पूर्ण संधि बोलते हैं। क्या कहा कि यह संधि अस्थियों को विभिन्न दिशा में गति प्रदान करता है। यह 5 प्रकार की होती है। अब आता है पहला, इसमें पॉइंट देखेंगे कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जिसको क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट को कंदुक खलिका बोलते हैं। देखिए इसमें क्या कहा कि इस प्रकार के संधि में एक गुहा मतलब खाली स्थान होता है तथा जो हड्डियों इससे जुड़ती हैं उसका ऊपरी भाग गोल होता है या सभी दिशाओं में घूम सकती है, जैसे पेल्विक प्लस फीमर हुआ, स्कैपुला प्लस ह्यूमरस हुआ, राइट। ये सब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के। दूसरा हिंज ज्वाइंट क्या, यह संधि केवल एक ही ओर गति करता है, ने की अनुमति देता है, जैसे केहूने या घुटना, सिर्फ एक। अब देखिए इसको हम मोड़ रहे हैं तो यहाँ से आप किए बस, लेकिन इसको भी इससे ज़्यादा नहीं ले जा सकते हैं, राइट। तो ओनली वन डायरेक्शन को ही ये मेंशन करता है, कौन, हिंज संधि। और आपकी एग्जांपल में दिया केहूने और घुटना, राइट। दूसरा होता है पिरोट ज्वाइंट्स जिसको खूंटी संधि भी बोलते हैं आप। क्या इसका आकार खूंटी के समान होता है, यह एक दूसरे के ऊपर रखी हुई रहती है, जैसे किसरुक दंड का ऊपरी भाग जिसको एटलस तथा निचले भाग होता है। नेक्स्ट देखेंगे ग्लैंड ज्वाइंट्स क्या है, यह एक दूसरे पर फिसलती है, ठीक है, और थोड़ा गति प्रदान करती है, जैसे कार्पल टर्मल इटिस, ये सभी एग्जांपल्स आएंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे सेलुलर ज्वाइंट्स क्या है। देखिए यह बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स के ही समान होता है, किंतु यह एक निश्चित सीमा के अंदर ही सभी दिशाओं में गति करता है। जैसे आपका एग्जांपल अंगूठा हुआ, आप जिस डायरेक्शन में घुमाना चाहें आप घुमा सकते हैं इसको, राइट। लेकिन एक पार्शियली रूप से ही होगा, और जितना होना चाहिए फ्रीली उतना ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम लगभग इसमें अभी तक तो ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक इसमें स्टडी किए हैं। हम एक और भी वीडियो लाएंगे, नेक्स्ट वीडियो, उसमें ये आपका कंप्लीट करवा देंगे। शॉर्ट है ये थोड़ा सा, हाँ आज तक के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द एक और हम लाते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।